नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो दोबारा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में हैं ही। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता शामिल भट्टाचार्य ने कहा कोरी अफवाह करार दिया है, जिन्होंने कहा कि जो लोग मुझे 33 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उन्हें 72 की संख्या बता रहा हूं क्योंकि यह दावा झूठा है। शुभांशु के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तब शुरू हुई थी जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को ही गठबंधन में खड़ा किया था। फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। हालांकि भट्टाचार्य का कहना है कि शुभांशु ने आवेश में आकर यह पोस्ट लिख दी। शुभांशु रॉय को बीजेपी ने 20 में टिकट दिया था, लेकिन वे जीत नहीं सके। टीएमसी भाजपा विधायकों को दोबारा पार्टी में शामिल करने के मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। टीएमसी सांसद शुभेंदु शेखर रॉय का कहना है कि शनिवार को दोपहर 3 बजे पार्टी ऑफिस में हमारी मीटिंग है। इसमें इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। कहा जा रहा है कि अब किसी को भी शामिल करने से पहले बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, जैसे जो आना चाहता है वह पार्टी छोड़कर क्यों गया था, वह वापसी क्यों चाहता है। ये भी देखेंगे कि कहीं ये बीजेपी की साजिश तो नहीं, घुसपैठ की कोशिश तो नहीं। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार और राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब भेज दिया है। अल्पन ने अपने जवाब में लिखा है कि मैंने मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया है। अल्पन ने अपने जवाब में लिखा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझे जो निर्देश दिए हैं, मैंने उसका पालन किया है। पीएम की बैठक से नदारद होने के सवाल पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि 28 मई को मैं मुख्यमंत्री के साथ तूफान प्रभावित उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले का हवाई सर्वेक्षण करूंगा। केंद्र और राज्य के किसी भी अधिकारी या इन सरकारों द्वारा अधिकृत व्यक्ति के कामों में बिना उचित कारण के बाधा डालने पर एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र, राज्य, राष्ट्रीय समिति या राज्य की समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर भी एक्शन का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत 1 वर्ष की जेल या जुर्माना हो सकता है। जेल और जुर्माना दोनों भी लागू किए जा सकते हैं अगर काम में बाधा से या फिर निर्देशों को न मानने से किसी की जान जाती है या नुकसान होता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत की है। यह बातचीत हैरिस की पहल पर हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने पर विचार हुआ। इस दौरान मोदी ने कोरोना के हालात सुधरने पर हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, कुछ देर पहले अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बातचीत की। अमेरिका ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के जरिए जो वैक्सीन भारत को दे रहा है उसकी मैंने सराहना की है। महामारी के दौर में अमेरिकी सरकार, कॉरपोरेट सेक्टर और वहां बसे भारतीयों ने जो मदद की है उसके लिए शुक्रिया अदा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान वैक्सीन डोनेशन पर अहम ऐलान किया। बाइडेन ने कहा, अमेरिका जब 8 करोड़ वैक्सीन डोज डोनेट करेगा, इनमें से 1.9 करोड़ डोज ग्लोबल चेन कोवैक्सीन के जरिए दुनिया भर में भेजे जाएंगे। करीब 60 लाख डोज लेने के लिए अमेरिका और कैरेबिया देशों को दिया जाएगा। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान वैक्सीन डोनेशन पर अहम ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा, अमेरिका अब 8 करोड़ वैक्सीन डोज डोनेट करेगा। इनमें से 1.9 करोड़ डोज ग्लोबल चेन कोवैक्सीन के जरिए दुनिया भर में भेजे जाएंगे। करीब 60 लाख डोज लैटिन अमेरिका और कैरेबिया देशों को दी जाएगी। मोदी और हैरिस के बीच 21 जनवरी को पहली बार बातचीत हुई थी। 20 जनवरी को कमला हैरिस ने बतौर अमेरिकी उप राष्ट्रपति शपथ ली थी। मोदी ने उन्हें इस पद पर पहुंचने के लिए बधाई दी थी। प्रधानमंत्री ने बाद में सोशल मीडिया पर कमला से बातचीत के बारे में जानकारी दी थी।
इजराइल 2 साल पहले 5वें चुनाव की तरफ जाने से फिलहाल बच गया है। 12 साल प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतान्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। उनका स्थान गठबंधन सरकार के मुखिया नफ्ताली बेनेट लेंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बेनेट 26 अगस्त 2023 तक ही कुर्सी पर रहेंगे। इसके बाद यश एडिड पार्टी के चीफ और लैपिड प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इस गठबंधन सरकार का लंबा चलना मुश्किल है। इनमें विचारधारा का टकराव रहेगा। यहाँ इजराइल की रियासत और ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी अहम बातों को समझाते हैं। इजराइल में भारत की तरह कई राजनीतिक दल हैं, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। इनकी विचारधारा भी अलग अलग है। ऐसे ताज़ा घटनाक्रम से ही समझ लीजिए नफ्ताली बेनेट जिस यामीना पार्टी के नेता हैं, उसे आप राइट विंगर, दक्षिणपंथी या बहुत सामान्य तौर पर कट्टरपंथी पार्टी कह सकते हैं। 8 दलों के गठबंधन में यश एडिड पार्टी और राम पार्टी भी है। मजे की बात यह है कि यश मध्यमार्गी या सेंट्रेंसिस विचारधारा वाली पार्टी है। वो ज्यादा कट्टरपंथी भी नहीं और ज्यादा नर्म भी नहीं है। अरब मुसलमानों की राम पार्टी भी कोalition का हिस्सा है। ये इजराइल में रह रहे अरब मूल के मुस्लिमों की कई पार्टियों में से एक है और उनके ही हकूक को तवज्जो देती है। 2 साल में 4 चुनाव के बाद भी किसी पार्टी को अकेले के दम पर स्पष्ट बहुमत मिल गई है नहीं। संसद में कुल 120 सीटें हैं। बहुमत के लिए 61 सांसद चलिए है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम है और छोटी पार्टियां भी कुछ सीटें जीत जाती है। इसी वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत पाना आसान नहीं होता। नेतन्याहू के साथ ही भी यही हुआ है। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन पर दवा की जखमोरी के मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में कोरोना की दवा फैबिफ्लू बांटे जाने के मामले में ये बात हाईकोर्ट से की है। ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि इस फाउंडेशन ने गैरकानूनी तरीके से दवा की जखमखोरी की है और इसे मरीजों में बांटा गया है। बिना देरी किए इस फाउंडेशन को और डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ड्रग कंट्रोलर का बयान आने के बाद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने ट्विटर पर भगत सिंह को कोट करते हुए लिखा, मैं मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। गौतम गंभीर ने अप्रैल में एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि उनके कार्यालय में से मरीज फैबिफ्लू दवा ले जा सकता है। मरीजों को अपना हाथ, डॉक्टर का पर्चा और आधार कार्ड लेकर आना होगा। गंभीर के अलावा आम आदमी पार्टी विधायक प्रीति तोमर और प्रवीण कुमार ने भी कोरोना की दवाओं और सिलेंडरों की खरीदारी की थी। गौतम गंभीर ने कहा था कि उनकी फाउंडेशन को अभिनेता अध्यक्ष कुमार से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। इनसे वो कोरोना मरीजों की सेवा करेंगे। जब हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने 2 चीजों पर नाराजगी जताई थी। पहली, गंभीर को क्लीन चिट देने पर और दूसरा, गंभीर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दोबारा ऐसा करेंगे और आखिरी सांस तक दिल्ली की सेवा करेंगे। ड्रग कंट्रोलर ने अपनी जांच के बाद कहा था कि गंभीर फाउंडेशन ने 2349 फैबिफ्लू की स्ट्रिप खरीदी है। इसके अलावा 120 ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदे गए थे, जिन्हें अधिकृत डीलरों द्वारा भरवाया गया था। दवाओं का मरीजों में मुफ्त वितरण किया गया है। गंभीर फाउंडेशन को नोटिस भेजकर पूछा गया है कि उन्होंने फैबिफ्लू कहां से खरीदी और क्या उन्होंने इसके लिए किसी अधिकृत संस्थान से मंजूरी ली थी। हाईकोर्ट से ड्रग कंट्रोलर ने कहा था कि गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ इस तरह से दवा की जमाखोरी के मामले में कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना का असर कम होने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को 1,31,280 नए मरीज मिले हैं। 2,05,771 ठीक हो गए और 2,705 की मौत हो गई। नए मरीजों का आंकड़ा लगातार चौथे दिन 1.50 लाख से कम रहा। इससे पहले 30 मई को 1.51 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या से बीते दिन 77,249 की कमी आई है। इसमें 4 दिन में ही करीब 4 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। 30 मई को कुल 20,22,045 एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 16,31,427 हो गए हैं। भारत बेहतर प्रदर्शन तभी कर सकता है जब वह बाकी दुनिया से जुड़कर चलता है, लेकिन कुछ वर्षों से हम अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। यह कहना है पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन का। पड़ोसियों से संबंधित विदेश नीति, वैक्सीन, डिप्लोमेसी और अपनी किताब इंडिया एंड एसोसिएशन जियोलॉजिकल पर मेनन के मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्वायरी से विशेष चर्चा की है।
जब भी हम दुनिया से जुड़कर कुछ करते हैं तो बेहतर करते हैं। हमें दुनिया की जरूरत, चाहे वह ऊर्जा, निवेश या टेक्नोलॉजी का निर्यात की बात हो। एशिया प्रशांत में नेविगेशन फ्रीडम या फिर क्लाइमेट चेंज अकेले कुछ नहीं कर सकते। देश बदला है तो दुनिया से जुड़ना ही होगा। हर हाल के वर्षों में हमने ऐसा नहीं किया। पड़ोसियों के साथ एकाग्रता, सुसंगत विदेशी कारोबार नीति और सक्रिय कूटनीति पर बहुत ध्यान देना होगा। पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है, इसलिए हमें भी कारोबार की बेहतर नीति बनानी होगी। छवि की चिंता किए बगैर हमें फायदों पर ध्यान देना होगा। देश की संपन्नता, सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। चीन पहली बार सुपर पावर बनने के साथ निर्भरता की स्थिति में है। इसके 40% जीडीपी बाहरी सेक्टरों पर निर्भर है। इसकी निर्भरता को कम करने के लिए वह सीपीसी और ओबीओआर लेकर आया है। वह यह बताना चाहता है कि दुनिया उसकी अनदेखी नहीं कर सकती, इसलिए वह अमेरिका और भारत पर दबाव बना रहा है। नेहरू जी को चीन को लेकर जो सहानुभूति थी, आज की सरकार को भी वैसी ही सहानुभूति मिल रही है। सब इस बात को मानते हैं कि चीन ने धोखा दिया। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अहमदाबाद अपने घर बुलाया, पर बदले में उन्होंने क्या किया? चीन को लेकर नीतियां बनाने में नेहरू जी ने भी गलती की थी। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ कोई समस्या नहीं है। मुंबई के पास बदलापुर में गुरुवार रात एक कंपनी से गैस लीक हो गया। यह जगह ठाणे जिले में आती है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन होने लगी। कंपनी का नाम नोवल इंटरमीडिया बताया जा रहा है। यह कंपनी बदलापुर में MIDC है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। कंपनी से निकल रही गैस दूर तक दिखाई दी। पुलिस ने गैस रिसाव रोकने का दावा किया था। साथ ही अमरनाथ और बदलापुर पश्चिम क्षेत्र में नागरिकों को अगले कुछ घंटों के लिए घर के अंदर रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटाने के लेकर गुरुवार को भ्रम की स्थिति बन गई। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद मीडिया में अनलॉक की बात कही। वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक करने का फैसला किया गया है। अनलॉक को लेकर चर्चा हुई और चरणबद्ध तरीके से राज्य में पाबंदियां हटाने का मसौदा खड़ा किया है। इसके तहत 5 चरणों में अनलॉक का फॉर्मूला भी सामने आया था, लेकिन मंत्री जी ने बैठक से बाहर आते ही अनलॉक का ऐलान कर दिया था। साथ ही उन 18 जिलों में नाम भी बताए दिए हैं जहां शुक्रवार से अनलॉक शुरू किया जाने वाला है। मंत्री जी द्वारा फैलाए गए इस कंफ्यूजन के लिए उन्हें फटकार भी पड़ी। उसके बाद उद्धव सरकार ने अनलॉक को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। कहा कि राज्य में कहीं भी लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध हटाने का फैसला अभी नहीं किया गया है। वडेट्टीवार ने देर रात अपने बयान पर सफाई दी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इससे सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। किस जिले में कितना पॉजिटिव रेट है, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कितनी है, इस आधार पर अनलॉक शुरू करने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन हटाने का आदेश शुक्रवार या शनिवार को सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे और वहीं इसे जारी करेंगे। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रकोप अब शांत होने लगा है। पॉजिटिव केसों में आ रही तेजी से कमी से 46 दिनों बाद 2 जून से प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों के बाजारों में बंद दुकानें भी सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली हैं। राजधानी जयपुर में मिनी लॉकडाउन के दूसरे दिन गुरुवार को भी बाजार भले ही खुले हों, लेकिन कारोबार बंद ही दिखाई पड़ा है। शहर में निकले ग्राहकों की कमी से बाजारों में दुकानों के बाहर बने बरामदे खाली नजर आ रहे हैं। वहां सिर्फ एक दूसरे से चर्चा करते हुए दुकानदार और उनके कर्मचारी नजर आए हैं। आज भी करीब 20% दुकानें नहीं खुली। वहीं शहर की सड़कें वाहनों की बेवजह आवाजाही और हजारों की संख्या में निकली भीड़ से सराबेर नजर आई है। पुलिस प्रशासन की सख्ती नजर नहीं आई। अनलॉक हुई भीड़ से कोरोना संक्रमण के अगले कुछ दिनों में फिर से बढ़ने का संकेत नजर आ रहा है। यह आलम तब है जबकि लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं खोला गया है। सिर्फ खरीदारी और व्यापार के लिए कुछ घंटों की छूट दी गई है। ऐसे में 8 जून के बाद सड़कों पर निकलने वाली भीड़ से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ महीने बाद हम फिर से कोरोना की तीसरी लहर जल्द देख सकते हैं। कोरोना काल में गहलोत कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के झगड़ने और आपसी विवाद ने विपक्षी विजेता भी मुद्दा दे दिया है। मंत्रियों के झगड़ों पर बीजेपी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है।
बीजेपी प्रदेश सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर कई नेताओं ने मंत्रियों के झगड़ों को लेकर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा, इस बार बाड़ेबंदी हुई तो कांग्रेस के विधायक बड़ा तोड़कर भाग जाएंगे। पिछले कोरोना काल में भी यही सरकार 42 दिन में बंद रही। यह जुगाड़ की सरकार है जो, और जुगाड़ तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेकर ही बनाता है। सरकार की बुनियाद ही गड़बड़ थी, बहुमत था नहीं तो बसपा और दूसरे विधायकों से जुगाड़ लिया। पहले कोरोना काल में अपने जब जनता जूझ रही थी उस दौरान 5 स्टार होटल में बेवफा तेरा भूल जाना कवाली चल रही थी। सही मायने में देखा जाए तो ये सरकार आपसी झगड़े में ही गिरी हुई है। इनके आपसी झगड़ों की कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्रियों के झगड़े पर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, गहलोत सरकार के मंत्रियों से तू मैमे ने राजस्थान में रिजॉर्ट वालों को चौकन्ना कर दिया है। कोरोना में बाड़ेबंदी कहाँ होगी, अब इसी सोच में है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, गहलोत सरकार परद एक स्लोगन कहा जा सकता है कि इस सरकार में जाने कब क्या हो जाए। मौजूदा सरकार अपने ही बोझ से गिरेगी। यह पहली घटना है जब कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के बीच इस तरह से फुटबॉल के हालात बने। संसदीय कार्य मंत्री कैबिनेट का मुखौटा होता है। कैबिनेट के फैसले सार्वजनिक करने का अधिकार भी संसदीय कार्य मंत्री का होता है। संसदीय कार्य मंत्री का ही कैबिनेट की बैठक में अपमान हो रहा है। इसी तरह से अपमान मैंने कभी नहीं देखा। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यह कह रहे थे कि प्रभारी मंत्री ने जयपुर में कोई बैठक नहीं ली, तो मतलब साफ है कि प्रभारी मंत्री भी कोरोना काल में सजगता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को माता पिता को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण को और कम किया जा सके। साथ ही पहली पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले बच्चों को भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया जा सके। गुरुवार को मध्य प्रदेश कोरोना वॉलंटियर्स और जब अभियान परिषद के सदस्यों से विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा बात की है। सीएम ने कहा कि अब कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। चिंता की बात है कि इस लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के माता पिता स्वस्थ रहें। वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। कोई भी बच्चा माता पिता के बिना नहीं रह सकता। उनके संक्रमित होने पर माता या पिता में से किसी एक का होना स्वाभाविक है। इस कारण यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में 12 साल की कम उम्र के सभी बच्चों के लिए माता पिता को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। अभी 18 से 44 साल के मध्य लोगों से टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसे में सभी स्पष्ट नहीं है कि 12 साल के उम्र के बच्चों के ऐसे माता पिता जिनकी उम्र 44 से कम है तो उन्हें कैसे टीका लगाया जाएगा। इसके लिए क्या क्या कागजात जरूरी होंगे या फिर माता पिता कैसे वैक्सीन लगवा जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधि लगभग हर दिन जारी है। पिछले 4 दिन से बादल दोपहर से छा जाते हैं, फिर शाम होते होते बरस पड़ते हैं। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ। दोपहर 3 बजे अचानक से काले घने बादल आसमान पर छाए, आंधी के साथ तेज बारिश हुई थी। शुरुआत में तो यह आधे शहर में थी, लेकिन धीरे धीरे पूरा इंदौर बीत गया। छिंदवाड़ा में भी दोपहर आंधी के साथ तेज बारिश हुई। भोपाल में बादल छाए हुए हैं। रात तक बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बाकी जगह गुना, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर और खंडवाड़ा में मौसम सामान्य है। इंदौर में ओले और तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश से 20 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई है। तेज बारिश के कारण ज्यादातर जगहों पर बीआरटीएस ने नालों का रूप ले लिया है। यह 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तरफ से नामी मिलने की वजह से बादल बरस रहे हैं। कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले गुजरात के आरोपी से इंदौर पुलिस को पूछताछ पूरी हो गई है। पुलिस के सामने खुलासा हुआ कि एक आरोपी पर कर्ज था और इसी को चुकाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। विजयनगर थाना पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचने के मामले में पूरी जानकारी जुटा ली है। प्रोटेक्शन वारंट से लाए गए चारों आरोपियों सुनील मिश्रा, कौशल, पुनीत और कुलदीप को गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया है।
विजयनगर पुलिस को 22 अप्रैल के दिन एक आवेदन मिला जिसमें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद विजयनगर थाने के कुलदीप बरकल, भारत बड़े, BL कुमारवात, अनुदीप, लेखराज जाट, नीलेश और उत्कर्ष को इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए कहा गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टरों की हड़तालों को अवैध करार देने के बाद इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध 5 मेडिकल कॉलेजों से PG से फाइनल ईयर के 468 स्टूडेंट्स के नामांकन कैंसिल कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा जूनियर डॉक्टरों के नामांकन कैंसिल करने के लिए यूनिवर्सिटी को नाम भेजे गए थे। इसके बाद अब फाइनल ईयर के छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस मुद्दे पर गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। तो खबरें फटाफटों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।